नमस्कार। हम लोग इस लेक्चर के अंदर सर्कल्स को स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि जो व्रत होता है हिंदी में जिसको अपन बोल सकते हैं। इस लेक्चर के अंदर सिर्फ मैं व्रत की आप लोगों को प्रॉपर्टीज बताऊंगा, एक रूल रेगुलेशंस बताऊंगा, सारे के सारे जो हमें डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करने होते हैं। क्वेश्चंस की ओर बढ़ूं उससे पहले दोस्तों होली बोर्ड मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट के ऊपर आप लोग मॉक टेस्ट ट्राई कर सकते हैं, उसके बारे में बताना चाहूँगा। कोई भी बैंक एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे का एग्जाम हो, सभी के लिए मॉक टेस्ट अवेलेबल है यहाँ पे उनकी मोबाइल एप्लीकेशन पे और वेबसाइट के ऊपर। साथ ही 1 या 2 मॉक टेस्ट हर एग्जाम का फ्री होता है, तो वो आप लोग एटलीस्ट जरूर से ट्राई कीजिएगा। जो भी लिंक्स हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो ध्यान से सुनिएगा और एक एक चीज को नोट करते हुए चलिएगा, जिससे कि आप लोगों को आने वाले टाइम के अंदर बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो। सर्कल होता क्या है? ठीक है, सर्कल एक शेप होती है, ठीक है, जिसके अंदर सारे पॉइंट्स के ऊपर उसके जो केंद्र होता है वहां से जो डिस्टेंस होती है वो सेम होती है। उस डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, जैसे कि ये सर्कल है। सर्कल अब देखना ऐसे ही बनेंगे, कहीं गोल बनेगा कहीं नहीं बनेगा, बस आप उसको गोल ही समझिएगा। ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है, सेंटर बोल दीजिए या केंद्र केंद्र बोल दीजिए। और यहां से अगर किसी भी पॉइंट को अपन मिलाते हैं तो उसे आर, रेडियस या त्रिज्या बोल देते हैं। इसको पीछे की साइड एकदम लगातार बढ़ाते हुए अगर पूरा पीछे तक ले आते हैं तो ये हो जाता है आर प्लस आर, यानी 2r, यानी जो डायमीटर होता है, यानी कि व्यास। डायमीटर यानी व्यास, वो त्रिज्या का क्या होता है? डबल होता है, दो गुना होता है। किन्हीं भी सेंटर से होते हुई कोई भी लाइन खींच दीजिए आप लोग, वो उसका व्यास ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये व्यास त्रिज्या बहुत बेसिक सी बातें हो गई, सबने यहाँ पे देखी भी होंगी, सुनी भी होंगी। अब बात करते हैं जीवा की। एक सर्कल के अंदर जीवा क्या होती है? इंग्लिश में बात करें तो कोर्ड क्या होती है? ठीक है, कोर्ड या जीवा, ये एक सर्कल है। सर्कल के अंदर कोई भी दो पॉइंट मिला दीजिए आप, जैसे मैंने ये दो पॉइंट मिला दिए तो वो एक जीवा है। ठीक है, अब कोई लोग बोलेंगे ये सेंटर है, मैंने सेंटर से होती हुई एक लाइन मिला दी, तो कुछ लोग बोलेंगे सर ये व्यास है। हाँ भाई, बिल्कुल सही बात है, व्यास है, लेकिन ये जीवा भी है। व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, जिसकी लंबाई सबसे बड़ी होती है। तो कहीं पे आप लोगों को बोले सबसे बड़ी जीवा, इसका मतलब सबसे बड़ी कोड, लार्जेस्ट कोड, तो वो उसका मतलब डायमीटर ही होता है, व्यास ही होता है। ये एकदम से बेसिक बेसिक सी चीजें थी जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर ली। अब मैं चलूंगा प्रॉपर्टीज और सर्कल में। ये चीजें तो सबको आती थी, कोड क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, ठीक है, ये सबको आती थी। अब यहाँ पे अपन लोग चलेंगे प्रॉपर्टीज। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चल लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल, लगभग 20-25 जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। अराउंड 25 के अराउंड ही कुछ होगा नंबर, 27 या 28 भी हो सकता है, 23, 24 जितना भी हो सकता है, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रॉपर्टीज बताऊंगा। एक एक प्रॉपर्टीज को आप लोगों को ध्यान से सुनना है और उनको जब भी क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि भाई उस वाली प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं मैं, तो वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। पहली चीज, कोई भी सर्कल है उसका ये सेंटर O है, ठीक है, और कोई भी जीवा है यहाँ पे, यानी कि कोर्ड है। ये हो गई AB, ये क्या है यहाँ पे? जीवा या कोर्ड। अगर मैं इस बिंदु O से लंब डालता हूं इस जीवा O के ऊपर, तो ये इसको समद्विभाजित कर देगा, यानी AD इज इक्वल टू DB हो जाएगा। या फिर इसका उल्टा, दूसरी प्रॉपर्टी इसका सेम अपोजिट,
अगर मैं बोलता हूँ ओ से कोई लाइन खींची जा रही है, मुझे नहीं पता लंब है या नहीं है, वो इस जीवा को दो समान भागों में बांट दी जाती है, तो इसका मतलब ये हो गया ओडी है वो लंब है किसके ऊपर है, ए बी के ऊपर, यानी कि यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। अपोजिट भी सही है और सेम भी यहाँ पे सही बात है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। फॉर एग्जाम्पल ये एक सर्कल है, इस बार अच्छा बनाया सर्कल, थोड़ा सा एंड में गड़बड़ हो गया, बाकी सब ठीक है। अगर दो समान जीवाएं या फिर कोड है, समान मतलब उनकी जो लेंथ है वो क्या है, सेम है, दो समान जीवा हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बना लेता हूँ, देखो दोनों समान जीवा, कहीं पे भी बना लीजिए, कहाँ पे भी बना सकते हैं आप लोग, लगनी चाहिए बस समान है या नहीं है। यहाँ ओ लग रही है, नहीं समान, ये ओ यहाँ पे अपना सेंटर हो गया। अगर दोनों जीवाओं को केंद्र पर समान कोण बनाती हैं तो ऐसी जीवाएं बराबर होती हैं, ठीक है। या फिर इसका उल्टा मान लीजिए, अगर दो जीवाएं समान है, जैसे ए बी हो गया या सी डी हो गया, इसका अपोजिट भी बिल्कुल सही होगा। पहले मैं अपोजिट नहीं ये वाला समझा देता हूँ, उसके बाद में अपोजिट बात करेंगे। अगर ए बी बराबर सी डी आप लोगों को दिया गया है, तो इन जीवाओं द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, यहां मान लो केंद्र पर बनाया गया कोण बराबर होता है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल 1 और एंगल 2 यहां पे क्या होगा, बराबर होगा। इसका उल्टा अगर मैं बात करता हूं, अगर दो जीवा वो समान है या नहीं है मुझे नहीं पता, उनके द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण अगर बराबर हैं तो वो दोनों जीवा भी बराबर होंगी। इसका अपोजिट भी बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए प्रॉपर्टीज के ऊपर। अपन डायग्राम इसी को रखते हैं, बीच में से बस ये लाइंस हटाते जाते हैं ताकि अपने को बनाने में दिक्कत ना हो बार बार में। हाँ हो जाएगा, ऐसे भी काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये बी सी ए डी मिटा देता हूँ मैं, हाँ जी सॉरी, ओके। अब ये सर्कल है यहाँ पे अपना, ठीक है। अगर वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये दो जीवाएं मैंने यहाँ पे क्रिएट कर ली, अगर ये केंद्र से समान दूरी पर है, यानी यहाँ पे अगर मैं लंब डालता हूँ, ये ओपी मान लीजिए, और यहाँ पे लंब डाला मैंने, ये क्यू मान लीजिए, ये ए बी और ये सी डी मान लीजिए, ठीक है। अगर अरे यार क्या हो रहा है, हाँ जी, अगर दोनों समान दूरी पे हैं, यानी ये और ये बराबर हैं, ओपी बराबर ओ क्यू है, कोई भी दो जीवाएं हैं उनकी केंद्र से समान दूरी है, समान दूरी का मतलब उनके ऊपर परपेंडिकुलर डाला गया, उनकी लेंथ क्या आ रही है आपकी, बराबर आ रही है, यानी कि ओपी बराबर ओ क्यू है, तब दोनों जो कोड होंगी उनकी लंबाई क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा, समझ गए। इसी तरीके से दूसरा भी अपन बोल सकते हैं, अगर आप लोगों से ओ बी बराबर ओ डी नहीं आया, आप लोगों को दे दिया गया ए बी बराबर सी डी, यानी दोनों की दोनों जो जीवा है कोड है वो बराबर, तो इसका उल्टा भी सही हो जाएगा कि ओ पी बराबर क्या होगा, ओ क्यू होगा, उन दोनों के बीच, उन दोनों की केंद्र से दूरी क्या होगी, समान होगी। इसका विपरीत भी बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। इस बार अपने को थोड़ा नया डायग्राम, बड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये बना लिया मैंने, यहां इसका ये केंद्र है। अब मैंने कहीं पे भी एक जीवा खींच दी या कोड मैंने खींच दी, ये रही, इस कोड द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल, फॉर एग्जाम्पल 2 थीटा है, तो इन दोनों पॉइंट जो ए बी या जो कोड है इसके द्वारा बाकी
बाकी सर्कल पे कहीं किसी भी पॉइंट पे बनाया गया एंगल, कहीं भी बना लो, कितने भी एंगल बना लो, सारे के सारे इस 2 थीटा से आधे होंगे। ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा, इसकी वैल्यू दे देगा 120 डिग्री, यहाँ की वैल्यू पूछेगा तो ये सीधा 60 डिग्री हो जाएगा। बस आप लोगों को इतना ही ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर पीछे की साइड एंगल बनता है विपरीत साइड में जीवा के, तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा बनेगा, ठीक है। नहीं, 180 माइनस थीटा बनेगा, सॉरी, 180 माइनस थीटा डिग्री बनेगा, ठीक है। 180 में से आधा आप लोग क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो होपफुली ये समझ में आया होगा सभी को। नेक्स्ट बात करते हैं रूल की। अब जैसे मान लीजिए ये एक सर्कल है, मानना ही पड़ेगा क्योंकि सर्कल जैसे एग्जैक्ट गोल नहीं बना सकता मैं। अगर एक वृत्तखंड है कोई, ये ए और बी, इसको वृत्तखंड बोलते हैं। ये वृत्तखंड क्या होता है, ये जो मैंने डार्क किया ना, ये वृत्तखंड है, मतलब वृत्त का एक हिस्सा है जिसको वृत्तखंड बोल देते हैं अपन लोग, ठीक है। सर्कल का ये एक क्या है, पार्ट है, ठीक है। अब इसके द्वारा सर्कल के ऊपर कहीं पर भी बनाया गया एंगल, यानी इस ए बी के द्वारा यहां बना लो एंगल, एक सेकंड सॉरी, यहां बना लो एंगल, यहां बना लो एंगल, सारे एंगल बराबर होंगे। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, सब एंगल बराबर होंगे। कहीं पे भी बना लो, सारे के सारे एंगल यहाँ पे क्या होंगे, थीटा होंगे, सारे एंगल बराबर होंगे। यानी एक वृत्तखंड के, यानी वृत्त पे कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए और वहां से वृत्त के किसी भी पॉइंट के ऊपर एंगल बनाते जाइए। आप लोग जितने भी एंगल बनाएंगे सारे के सारे एंगल क्या बनेंगे, सेम बनेंगे। इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी प्रॉपर्टी जो कि काफी बार यूज में आती है, क्वेश्चन से डायरेक्ट पूछ जाते हैं। जैसे कि ये एक सर्कल है, इसका केंद्र ये हो गया O, ठीक है। अब यहाँ पे मैं व्यास बना देता हूँ, डायमीटर बना देता हूँ, ये लीजिए बना दिया। अब अगर डायमीटर है, ये व्यास है, व्यास से अगर मैं कहीं पे भी एंगल बनाता हूँ सर्कल के ऊपर तो वो 90 डिग्री का ही बनेगा। चाहे यहाँ बनाऊं चाहे यहाँ बनाऊं, सब जगह 90 डिग्री का ही बनेगा। चाहे पीछे की साइड बनाऊं, कहीं भी आप लोग सर्कल की किसी भी पॉइंट पे एंगल बना लो, सारे एंगल 90 डिग्री होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, इसका उल्टा भी बिल्कुल विपरीत बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आ जाइए, अगर मैं बात करता हूं कोई भी एक वृत्त है, उसके अंदर एक कोई भी चतुर्भुज बना लो आप लोग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे ही 4 पॉइंट कोई भी ले लिया और उनको मिला दिया। अरे यार, डायग्राम बनाने में डिजिटली बहुत प्रॉब्लम होती है, दैट्स वाई। ओके, ये टाइम लग रहा है थोड़ा सा। यहां से देखिए A B C और D, ये सर्कल है, इसके बीच में एक चतुर्भुज को फिट कर दिया गया है। तो यहाँ पे आमने सामने के एंगल्स का जो योग है ना, वो 180 डिग्री होता है, यानी कि A और C का योग, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल B प्लस एंगल D, एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये वैल्यू आमने सामने के जो एंगल्स होंगे, इनकी जो सम होगा वो 180 डिग्री यहाँ पे होगा। यहीं पे इसी डायग्राम में अगर मैं बात करता हूं, ये बराबर मत करो भाई, इसको ये हटा दो, ठीक है। अब इसी अगर डायग्राम में मैं बात करता हूं, अगर मैं इस बी वाली इस लाइन को आगे बढ़ा देता हूं, तो ये जो बाहर की ओर जो एंगल बनेगा, जिसको मैं मान लीजिए एक्स लिख देता हूं, वो एंगल इसके अपोजिट वाले जो अंदर का एंगल है उसके बराबर होगा। एक्स एक्स दोनों बराबर हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर मैं इसको बाहर निकालता हूं,
तो यहाँ मान लीजिए फॉर एग्जांपल वाई एंगल बनता है, तो इस ए के सामने वाला कौन सा एंगल, सी के बराबर हो जाएगा, ये भी वाई डिग्री हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ और यहाँ पे एंगल बनता है जेड, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर इसको आगे ऐसे बढ़ाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर एंगल क्या बनेगा, जेड ही बनेगा यहाँ तो, ठीक है। ऊपर की ओर बढ़ाता हूँ दूसरा बनता, बस हो गया मामला यहाँ पे सेट, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके से आगे बढ़ाते हैं तो जो बाह्य एंगल बनता है वो सामने वाले एंगल की क्या होता है, बराबर हो जाता है, ठीक है, अंतःकोण के बराबर हो जाता है अगर टेक्निकली भाषा में बोले। लेकिन टेक्निकली भाषा यूज करना ना करना कोई मतलब नहीं है, अपने को तो एग्जाम में आंसर चाहिए बस, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये एक सर्कल है, ठीक है, इसका सेंटर ये रहा यहाँ पे, ठीक है। चलो सेंटर मत मानो क्योंकि सेंटर जरूरी नहीं है कहीं पे भी, सेंटर मान लो चलिए यहीं पे सेंटर है। कोई भी दो जीवा मैंने खींच ली, यहाँ पे कोई भी दो जीवा खींच ली कहीं पे भी, यहाँ खींच ली एक, यहाँ खींच ली। अब इनके पॉइंट्स को मैं ऐसे मिला रहा हूं, मैंने सेंटर इसीलिए बनाया था कि जरूरी नहीं है कि वो सेंटर से होके गुजरे, ये लो कहीं से भी होके गुजर सकती, जैसे कि फॉर एग्जांपल पॉइंट ई से होके गुजर गई और ये सेंटर ओ ऊपर ही है अभी भी। ये मान लीजिए आपका ए बी है, ये आपका सी डी है। तो यहाँ पे एक किसी वृत्त की दो जीवाएं अगर आपस में कहीं पे काटती हैं, एक तरीके से कुछ मान लीजिए दो जीवाओं को के दो पॉइंटों को मिलाने वाली रेखाएं कहीं पे भी काटती है, बस आपको तो शेप ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे देखिएगा इसका और इसका मल्टीपल यानी ए ई मल्टीप्लाई बाई ई बी बराबर होता है डी ई मल्टीप्लाई बाई सी ई, डी ई मल्टीप्लाई बाई सी ई। ये जो इधर वाला पार्ट है इसका मल्टीप्लाई बाई इधर वाले पार्ट से, इधर वाला ये पार्ट है इसका मल्टीप्लाई बाई इधर वाले पार्ट से, बस ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब ये तो देखो अंदर ही मिल गई। अगर कोई सर्कल में यही प्रोसेस बाहर होता, कैसे होता, जैसे कोई भी दो जीवाएं हैं, इस बार जीवाओं को ऐसे कर लिया मैंने, ठीक है। अब इन दो जीवाओं के मैं पॉइंट मिलाऊंगा, यहां मिले, ये दो पॉइंट यहां मिले, ये तो अंदर तो मिल ही नहीं पाएंगे, ये कहीं बाहर जाके कहीं यहाँ पे मिलेंगे आपस के अंदर, ठीक है। पॉइंट ई पे, तो ये यहाँ पे हो जाएगा इस बार पॉइंट ई, तो ये ए बी हो जाएगा, ये आप लोगों का सी और डी हो जाएगा। तो इस बार भी क्या होगा, ए ई मल्टीप्लाई बाई ई बी, पूरी रेखा फिर ई बी हो गया, इज इक्वल टू सी ई मल्टीप्लाई बाई डी ई, ये भी यहाँ पे ट्रू होगा। तो यहाँ पे लेंथ की वैल्यू आप लोगों को दी होगी, आपको प्रॉपर्टी पता होगी तो आप डायरेक्ट लगाओगे और आंसर निकाल लोगे। क्वेश्चन आ जाइए नेक्स्ट। यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट में बात करता हूँ, सर्कल तो बार बार में बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। ये एक सर्कल है, जैसा कि हर बार मैं बोलता हूँ कि ये एक सर्कल है। अब यहाँ पे एक जीवा बनाइए आप, ठीक है, उस जीवा को आगे बढ़ाते जाइए, कितना भी आगे बढ़ा लीजिए कोई मतलब नहीं है, और कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ले लिया मैंने टी, इस टी पॉइंट पे थोड़ा सा इधर ले लेता हूं, यहां ले लेता हूं, इस टी पॉइंट पे आप एक त्रिज्या खींचिए, वो स्पर्श रेखा, टेंजेंट जिसको अपन बोलते हैं, तो वो जाके जीवा को कहीं ना कहीं पे काटेगी। तो ये मान लीजिए ए पॉइंट है, मान लीजिए बी पॉइंट है, इन दोनों को मिला दीजिए आप, पॉइंट्स को मिला दिया। ये मान लीजिए टेंजेंट को टी लिख दिया मैंने, और ये जो बाहर वाला पॉइंट है इसको पी लिख दिया मैंने, ये वाला पॉइंट। तो कोई भी एक जीवा जिसको आगे बढ़ाने पे वो किसी भी एक स्पर्श रेखा को मिलती है किसी पॉइंट पी पर, तो वहां पे जो स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो पी टी स्क्वायर, वो बराबर होती है इस रेखाखंड के दोनों सेक्शंस की लंबाई के बराबर, पी ए मल्टीप्लाई बाई पी बी। ये लीजिए, ये आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए, बस ये ध्यान में होगा तो कभी भी ऐसी कंडीशन बनेगी इसको लगा देंगे हम लोग और इजीली हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं,
सर्कल बना लिया हमने हमारा, ठीक है। अब इस सर्कल के अंदर ये क्या हो गया यार, हाँ जो ये मिला हुआ है, इस सर्कल के अंदर मैंने कोई भी दो मतलब पॉइंट ले लिए, कोई भी दो पॉइंट ले सकता हूँ, कोई भी मेरी मर्जी से। ये पॉइंट ले लिए मैंने, फॉर एग्जाम्पल ये दो पॉइंट ले लिया, ठीक है। इन दो पॉइंट्स को मिलाती हुई एक रेखा खींच दी मैंने, जो कि एक जीवा है, सिंपल सी बात है। इसको मैंने नाम दे दिया फॉर एग्जाम्पल बी और सी, ठीक है। इन जीवाओं से मैंने एक लाइन खींची, ठीक है। तो ये खींच ली मैंने कोई भी एक लाइन, यानी कि अंदर बेसिकली एक त्रिभुज बना लिया, ठीक है। अब अगर ये त्रिभुज का एंगल बाइसेक्टर यानी कि समद्विभाजक, इस एंगल ए का समद्विभाजक जो इस एंगल को दो बराबर भागों में बांट देगा, नीचे कहीं जाएगा और मिल जाएगा, यानी कि इसको बराबर भागों में बांटे, यानी ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, समद्विभाजक है। तो कोई भी एक त्रिभुज अंदर ड्रॉ कर दिया, फिर किसी भी एक एंगल का समद्विभाजक नीचे आके कहीं एक जगह काटेगा, तो इनको डॉटेड से मिला रहा हूं मैं। तो यहाँ एक प्रॉपर्टी बनती है जिसके अनुसार आपके ट्राइंगल की एक भुजा ए बी, दूसरी भुजा ये वाली ए सी का मल्टीप्लाई, प्लस सामने इस पॉइंट को जो ये इंटरसेक्ट पॉइंट है डी पॉइंट है, ठीक है, इसको डी मान लेता हूँ, और ये जो नीचे जहाँ पे ये मिला है इसको ई मान लेता हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू डी ई मल्टीप्लाई बाई ई ए ई इज इक्वल टू ए ई का होल स्क्वायर। एक ट्राइंगल है, उसके किसी भी एक एंगल का बाइसेक्टर मैंने ले लिया, ठीक है। वो नीचे वाली भुजा को काटते हुए कहीं पॉइंट ई के ऊपर मिलेगा, तो वहां से प्रॉपर्टी निकलती है कि जो इस एंगल से जहां से एंगल बाइसेक्टर है दोनों भुजाओं का मल्टीप्लाई कर दो, ए बी मल्टीप्लाई बाई ए सी, ठीक है। उसके बाद में डी ई मल्टीप्लाई बाई ए ई, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, और वो ए ई स्क्वायर के बराबर होता है उन दोनों का सम, ठीक है। यहां तक सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। अभी चलिए हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज और करानी थी, इसी लेक्चर के अंदर ही कर लेते हैं। अब देखो, दो तीन प्रॉपर्टी इसकी होती हैं आपके स्पर्श रेखा की, टेंजेंट प्रॉपर्टीज, या फिर स्पर्श रेखा की जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो देखते हैं। ये काफी बार मतलब एग्जाम्स के अंदर काम में आती हैं आप लोगों के। अब जैसे छोटा ही बनाएंगे थोड़ा सर्कल, प्रॉपर्टी भी लिखेंगे। ये सर्कल है, नहीं बना ढंग से, ओके दैट्स फाइन। अब यहां पे कोई भी एक पॉइंट ले लिया, बाह्य पॉइंट पी ले लिया, पी से यहां पे स्पर्श रेखाएं खींच दी दो, ठीक है। ये स्पर्श रेखाएं खींच दी, दोनों जाके पी पे मिल गई। ये यहां पे कहीं इसका क्या है भाई साहब, सेंटर है, ठीक है। सेंटर से इस तरीके से दोनों पॉइंट्स को मिला दिया, और इनको नाम दे दो, कुछ भी दे दो, जैसे इसको पी दिया है तो इसको क्यू दे दो, इसको आर दे दो, सेंटर को हमेशा ओ नाम देते, ओ दे दो, ठीक है। अब स्पर्श, अब ध्यान से सुनिएगा, प्रॉपर्टीज में लाइन से लिखते हुए जा रहा हूं। एक ही पॉइंट से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, यानी पी क्यू बराबर पी आर। एक ही पॉइंट से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, दोनों की लंबाई बराबर होती है, यानी दोनों टेंजेंट्स की यहाँ पे लंबाई क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। अब देखिएगा, अगर सेंटर को मैं पी से मिला देता हूं, एक सेकेंड, इस सेंटर को मैं पॉइंट पी से मिला देता हूं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। एंगल QPO इज इक्वल टू एंगल OPR, दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, यानी कि जो बाहरी बिंदु है उसका एंगल बाइसेक्टर ही हो गया एक तरीके से, वो केंद्र के अंदर आके मिलता है,
बस यही बात है। नेक्स्ट आ जाइए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होता है यहाँ पे, इसका भी ये एंगल बाइसेक्टर हो जाता है, दोनों के आमने सामने एंगल बाइसेक्टर हो जाते हैं। एंगल QOP इज इक्वल टू एंगल POR, ये भी दोनों बराबर होते हैं आपस के अंदर, समझ गए। सबसे पहले एक पॉइंट से खींची गई दोनों त्रिज्याओं की लंबाई बराबर होती है, आमने सामने जितने भी एंगल हैं सारे बराबर होते हैं, ठीक है। P का भी एंगल बाइसेक्टर हो गया, O का भी एंगल बाइसेक्टर हो गया। चौथी प्रॉपर्टी, ये जो त्रिज्याओं, ये जो टेंजेंट्स की लेंथ है, लंबाई है, यानी कि PQ और PR, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं मान के इसको दूसरे तरीके से देख रहे हैं, देखो PQ रेशियो में देख रहे हैं, कहाँ से निकल के आया है, ये ध्यान से देखिएगा कहाँ से निकल गया है। अब देखना, सिमिलरिटी का यूज लेके दिखाऊं यहाँ पे, जो मैंने सिमिलरिटी बताई है आप लोगों को, वहां से देखिए, मतलब रूल ये जो मैं बता रहा हूँ ना, कुछ लोग बोलेंगे सर याद करने पड़ेंगे, नहीं, आप समझ से के भी देख सकते हो। जैसे दो, ये जो ट्राइंगल आपका यहाँ देख रहे हो आप लोग, POR और ट्राइंगल POQ, दोनों समरूप हो गए या नहीं हो गए? समरूप हो गए। दोनों एंगल बराबर, समरूप या सर्वांगसमी हो गए, ठीक है। दो एंगल बराबर और एक भुजा बराबर, बीच वाली कॉमन भुजा, दोनों सर्वांगसम हो गए, तो सारे भुजाओं के रेशियो आपस के अंदर क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कैसे होंगे देखना, ये PQ और PR रेशियो हो गया, यहाँ पे OQ OR हो गया, ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपस के अंदर बराबर हो जाएंगे। किस लिए हुए? क्योंकि ये दोनों समरूप हो गए, इसलिए हो गए, बराबर हो गए। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक सभी लोगों को एकदम से क्लियर हो गया होगा, एकदम से साफ और शार्प क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिएगा, अब इसके बाद में तो और कोई प्रॉपर्टीज नहीं है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो मतलब वैसे तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि अगर आपको दो सर्कल दिए हुए हैं, इसके अंदर से ये सर्कल ऐसे मिल रहा है, ठीक है, दोनों सर्कल मतलब अंदर से टच कर रहे हैं। ये थोड़ा छोटा बना दीजिए यार, सॉरी, ऐसे, इसका केंद्र ये है, इसका केंद्र ये है, ये O1, ये O2, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस D है ना, वो क्या होगी? अब देखो, यहां से लेके तो बड़े वाले त्रिभुज की त्रिज्या R1 और यहां से लेके यहां तक ये R2, तो जो D की वैल्यू हो जाएगी वो R1 माइनस R2, यानी कि दोनों की जो त्रिज्या है उनका जो लेंथ का डिफरेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उनकी लेंथ का क्या हो जाएगा? डिफरेंस हो जाएगा। अगर ये बाह्य की तरफ, बाहर की तरफ मिलते हैं ऐसे, तो ये जो दोनों केंद्र के बीच की जो डिस्टेंस D है, ये R1 मान लो, ये R2 मान लो, तो ये D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 हो जाएगा। ये तो बेसिक सी चीज़, जब डायग्राम आप लोगों को सामने दिखेगा तो वहां पे भी आप लोग निकाल लेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और है, वो बता देता हूं मैं आप लोगों को। अगर दो सर्कल ऐसे बाहर की ओर टच कर रहे हैं, ठीक है, अब ये जो टच पॉइंट है P, इसको मिलाते हुए यहां पे एक लाइन खींची गई और यहां पे एक लाइन खींची गई। यार ये सर्कल ढंग से नहीं बना, यहां पे एक लाइन खींची गई, ठीक है। तो जब भी इस तरीके से कोई भी एक कोड खींची जाती है, यार ये क्या हो रहा है, डायग्राम नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, एक सेकंड वेट कीजिए आप, मैं अच्छे से बनाया था उसको धीरे से, ठीक है। कोई भी दो कोड खींचती, P बिंदु के ऊपर बाह्य स्पर्श कर रहा है, ये पॉइंट P के ऊपर बाह्य स्पर्श बोलते हैं जब बाहर की साइड में स्पर्श करता है, यानी कि बाहर की साइड में टच कर रहे हैं दोनों के दोनों सर्कल आपस के अंदर। तो AB वृत्तों पर एक उभयनिष्ठ रेखा है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। कैसे बनेगी यार? यहाँ पे ये डायग्राम मेरे को दोबारा बनाना पड़ेगा।
एक प्रॉपर्टीज और रह गई, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ठीक है, तो ये एक सर्कल है, ये एक छोटा सर्कल है, इनके कॉमन पॉइंट से ये एक स्पर्श रेखा गुजर रही है। ठीक है, ये बना दिया यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो पॉइंट P है ना, इसको अगर इन दोनों स्पर्श रेखाओं से यहाँ पे मिलाओगे तो ये जो एंगल है ना, ये 90 डिग्री का बनेगा। बस ये चीज समझाना चाह रहा था मैं। तो बस ये स्पर्श रेखा अच्छे से नहीं बन रही है, जब मैं कोई क्वेश्चन लिखाऊंगा आप लोगों को तो वहां पे बता दूंगा। ठीक है, कि जब कोई दो सर्कल आपस के अंदर बाह्य स्पर्श करते हैं, ठीक है, एक्सटीरियर टच करते हैं, तब जो उनकी कॉमन स्पर्श रेखा होती है वो उनके कॉमन टच पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। बस यही बात मेरे को बतानी थी। प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड में कुछ क्वेश्चन आप लोगों को करा देता हूँ ताकि आप लोगों को उनको अच्छे से यूज में लेना आ जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा मैं ले रहा हूँ, जिसके अंदर एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने सीखा था वो यूज में आएगा। जैसे कि एक डायग्राम आप लोगों को, एक सर्कल का डायग्राम आप लोगों को दिया गया है क्वेश्चन के अंदर। इस तरीके से कोई एक सर्कल दिया गया है। ठीक है, और उस सर्कल के अंदर कोई भी दो जीवाएं दी गई हैं इस तरीके से। ठीक है, किसी भी पॉइंट के ऊपर कोई भी दो जीवाएं दी गई हैं और एक पॉइंट के ऊपर वो काटती हैं आपस के अंदर ई पॉइंट के ऊपर। ठीक है, यहां से ये पॉइंट ए मान लिया गया है, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी और ये पॉइंट टी। अब क्वेश्चन में आप लोगों को दे दिया गया है ए ई इज इक्वल टू 7, ई बी इज इक्वल टू 6, ई सी इज इक्वल टू 14, देन डी की वैल्यू निकालनी है। अब हमने सिंपल सी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, जब ऐसे कोई भी क्रॉस के अंदर दो जीवाएं आती हैं, दो कोड्स जहाँ पे आती हैं, तो वहाँ पे सिंपल होता है ए ई मल्टीप्लाई बाई ई बी इज इक्वल टू डी ई मल्टीप्लाई बाई ई सी। पढ़ा था हम लोगों ने। जहाँ जहाँ कट के बटेंगे उन सबका मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैंने बताया था आप लोगों को, ऐसे करके याद होगा, इसका मल्टीप्लाई, इसका और इस वाली भुजा का मल्टीप्लाई, आपस के अंदर क्या होता है, बराबर होता है। अब यहाँ पे आप लोग वैल्यू रख लीजिए, ए की वैल्यू 7, ई बी की वैल्यू 6, डी ई हमें निकालना है, ई सी की वैल्यू 14। ठीक है, तो यहाँ से बस निकल जाएगा आपका। ये 14 को यहाँ से हटाते इसका भाग दे दो, 7 दूनी 14, 2 तिया 6, तो जो डी ई भुजा की वैल्यू आ जाएगी वो 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम यही कॉन्सेप्ट है, बस वो थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आ रहा है क्वेश्चन के अंदर। तो देखते हैं कि वो किस तरीके से होगा। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में आप लोगों को वैसा ही एक सेम टू सेम डायग्राम दिया गया है, मिटाई दिया मैंने, बाकी उसी डायग्राम से काम चल जाता। ये डायग्राम दिया गया है, एक मिनट। ये वाला पॉइंट है आपका, पॉइंट ओ दे दिया गया है, एक्स वाई डब्लू जेड। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन में डायरेक्ट वैल्यूज नहीं दी गई। यहाँ पे आपको दे दिया ओ वाई रेशियो ओ एक्स इज इक्वल टू 5:4 दिया गया है, ओ जेड इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर आप लोगों को दे दिया गया है। तो यहाँ पे डब्ल्यू एक्स की वैल्यू निकालो। ठीक है, और जो वाई जेड है वो भी आप लोगों को दे दिया गया है 60 सेंटीमीटर। अब देखो ओ जेड की वैल्यू यहाँ पे 40 सेंटीमीटर दी गई है और वाई जेड जो पूरा है उसकी वैल्यू 60 दी गई है, यहाँ से लेके यहाँ तक 60। तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा यहाँ पे, ओ वाई 20 हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने निकाल दिया ओ वाई इज इक्वल टू 20। अब देखिएगा ओ वाई यहाँ पे 5 रेशियो में दिया गया है। रेशियो में मैंने पढ़ाया था कैसे निकालते हैं, ओ वाई की वैल्यू 5 ना होके कितनी है 20, कितने से मल्टीप्लाई 4 से, तो ये वाला 4 भी कितने से मल्टीप्लाई 4 से, यानी ये हो गया 16। तो जो ओ एक्स हो गया उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। अब अपना रूल लगा दो आप लोग, क्या होता है अपना रूल, ओ वाई मल्टीप्लाई बाई ओ जेड इज इक्वल टू ओ डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाई ओ एक्स। ओ वाई की वैल्यू 20, ओ जेड की वैल्यू 40, ओ डब्ल्यू की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, एक सेकेंड, ओ डब्ल्यू एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, तो निकालने कोई दिक्कत नहीं है। ओ डब्ल्यू की वैल्यू हमें यहाँ पे तो निकालनी पड़ेगी, ओ एक्स की वैल्यू यहाँ पे 16 दी हुई है।
ठीक है, तो यहाँ से जो OW की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 800 डिवाइड बाई 16, 16 80 और 0। OW की वैल्यू आ गई। WX की वैल्यू के लिए OW प्लस OX करना पड़ेगा। OW आ गई यहाँ पे 50, OX की वैल्यू है 16, तो आपका आंसर आ जाएगा 66 आंसर। ठीक है, तो बहुत ही इजी तरीके से इजीली आ गया, बस थोड़ा सा डिफिकल्ट तरीके से इसको दे दिया, बाकी कॉन्सेप्ट अपना सेम टू सेम वही है। एक क्वेश्चन जहां पे जीवा बाहर की तरफ काटती है वो देख लेते हैं। ये इस तरीके से काटती है किसी भी पॉइंट पे, बाहर के साइड पे ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, यहाँ देखो एक्स वाई जेड ए बी ये पॉइंट मान लिया हमने। यहां पर भी आप लोगों को एक्स वाई और वाई जेड में रेशियो दिया गया है। रेशियो दिया गया है आपको 3:4। ए बी बराबर आपको 15 सेंटीमीटर दिया गया है। बी जेड बराबर आप लोगों को 20 सेंटीमीटर दिया गया है। और आप लोगों को एक्स जेड की वैल्यू यहाँ पे पूछी गई है। ठीक है, अब अपना तो रूल वही है कि भाई एक्स जेड मल्टीप्लाई बाई वाई जेड इज इक्वल टू बी जेड मल्टीप्लाई बाई ए जेड। यही रूल में पढ़ा था हम लोगों ने, उसके हिसाब से आ जाओ। अब देखो एक्स वाई और वाई जेड की वैल्यू 3:4 दी गई है। ठीक है, आप लोगों को दिया गया है एक्स वाई रेशियो वाई जेड 3:4, तो मैं इनको 3x और 4x मान लेता हूं दोनों को। जब ये आधी वाली ये वाली 3x है, ये वाली 4x है, तो जो टोटल वैल्यू एक्स जेड है उसको मैं 7x लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? पूरी की पूरी जो रेखा की वैल्यू है एक्स जेड की एक्स वाई प्लस वाई जेड हो जाएगी एक्स जेड, तो 7x उसको लिख लिया। तो बस एक्स जेड की वैल्यू क्या है हमारे पास 7x, वाई जेड की वैल्यू क्या है 4x मल्टीप्लाई के अंदर इज इक्वल टू बी जेड की वैल्यू 20 है और ए बी की वैल्यू यहाँ पे 15 है और बी जेड की वैल्यू 20 है, तो दोनों को जोड़ोगे तो कितनी आ जाएगी ए जेड की वैल्यू 20 और 15 35 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 28x², तो x² तो ये रह जाएगा 20 गुणा 35 और 28 आ जाएगा नीचे। 7 से काट दो एक बार, तो 7 चौक 28, 7 5 35, 4 5 20, x² इजिकल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 5, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। अब आप लोगों से पूछा गया है एक्स जेड, तो एक्स जेड की वैल्यू क्या है 7x, तो x की जगह 5 रख दो, तो एक्स जेड की वैल्यू आ जाएगी 35 सेंटीमीटर। हो गया आपका ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन के अंदर लेंथ के क्वेश्चन आते हैं, मतलब लंबाई पूछने वाले क्वेश्चन आते हैं। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग एंगल के ऊपर बेस्ड कर लेते हैं, जहाँ पे हम लोगों से एंगल पूछ लिया जाता है। एक बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा मतलब पूछ ही लिया जाता है एग्जाम के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन। तो ये हमने बना लिया, ये इसका सेंटर हो गया। ठीक है, यहां मैंने बाहर की साइड एक पॉइंट लिया है पी पॉइंट से मैंने सर्कल के दोनों साइड 2 स्पर्श रेखाएं खींची है। ठीक है, और यहां पे इनको भी मैंने क्या कर दिया है मिला दिया है। ये सेंटर आपका O हो गया और यहाँ पे ये पॉइंट A मान लिया मैंने, ये पॉइंट B मान लिया और यहाँ पे इन पॉइंट O और P को भी मिला दिया गया है। ये जो एंगल Y है ये भी एंगल Y है, दिया गया है क्वेश्चन में ऐसा। ये एंगल X है, ये एंगल भी यहाँ पे X दिया गया है। आपको दे दिया गया है X बराबर 30 डिग्री है तो Y की वैल्यू निकालिए। सिंपल सी चीज़ यहाँ पे पूछी गई है। अब देखिएगा कैसे निकालेंगे, अगर पॉइंटर का कलर चेंज कर लेता हूं मैं। ठीक है, अब देखिएगा आपको पता ही है कि स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा और सेंटर को अगर मिला दिया जाता है तो वहां पे स्पर्श रेखा पे बना गया कोण हमेशा कितना होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। एक्स की वैल्यू क्या 30 डिग्री, इसकी वैल्यू भी 30 डिग्री। अब किसी भी एक ट्राइंगल में देख लो 90 डिग्री और 30 डिग्री यानी एक्स
प्लस वाई प्लस एंगल ए, इसकी वैल्यू एक ट्राइंगल के अंदर 180 होनी चाहिए। ठीक है, एक्स की वैल्यू अपनी 30 है, वाई की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री हो गया। तो वाई की वैल्यू यहाँ से अगर आप लोग चाहोगे 90 प्लस 30 120 और वहाँ पे माइनस करोगे तो यहाँ पे वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री आ जाएगी। इजीली आप लोगों का आंसर फाइंड आउट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा और भी डिफिकल्ट, मतलब थोड़ा इंप्रूवमेंट करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। ये एक सर्कल बनाया गया है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, इस तरीके से एक चतुर्भुज अंदर दे दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींच दी गई है ऐसे। ऐसे एक टेंजेंट यहाँ पे मतलब टेंजेंट बना दी गई है डी, ये ई हो गया, ये एफ हो गया। अब इस पॉइंट को भी यहाँ पे नीचे की साइड मिला दिया गया है। अब यहाँ पे बोला गया है कि ये वाला जो एंगल है ये तो 50 डिग्री है। ठीक है, ये वाला एंगल जो है ये 20 डिग्री है। अब आप लोगों से पूछ लिया गया कि एंगल सी डी एफ की वैल्यू बताइए। जो पॉइंट बी ये है, सी ये है, ए ये है, एंगल सी डी एफ की वैल्यू बताइए। यानी कि आप लोगों से पूछ लिया गया है ये वाला एंगल, जिसको x डिग्री मान लिया, तो x की वैल्यू आप लोगों से यहाँ से पूछ ली गई है। सिंपल सी बात है, देखिएगा मैंने बताया था जब भी किसी त्रिभुज के अंदर कोई चतुर्भुज बनता है, कोई सर्कल के अंदर कोई चतुर्भुज बनता है, कोई क्वाड्रिलेटरल बनता है, तो यहाँ पे आमने सामने के एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये एंगल अगर 50 डिग्री है तो ये वाला सामने वाला एंगल क्या बनेगा, 130 डिग्री बनेगा। अब ये तीनों पूरे एंगल यहाँ पे 180 डिग्री होंगे या नहीं होंगे। ये 20 है, ये 130 है, तो 150 तो आ गया, तो ये बचा हुआ कितना होगा, 30 डिग्री हो गया। सिंपल, कोई भी इधर उधर भागने की जरूरत ही नहीं है, एकदम सिंपल तरीके से निकल जाएगा। कोई भी ज़्यादा डिफिकल्ट रूल्स के अंदर फंसने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सर्कल बना लेता हूँ एक बार। ठीक है, सर्कल के वही 2 पॉइंट हैं, दोनों पॉइंट से यहाँ पे एक टेंजेंट बनाई गई है। वो टेंजेंट कहीं पी बिंदु पे मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब ये सेंटर है यहाँ पे, इसको ऐसे मिला दिया गया है और इन्हीं पॉइंट को मिलाते हुए आगे की ओर भी पॉइंट्स मिला दिए गए हैं और पीछे की ओर पॉइंट मिला दिए। इस तरीके से डायग्राम बनाया गया है। ठीक है, अब इनका मैं नामकरण कर देता हूँ। एस, ये सेंटर ओ, यहाँ पे एम, ये पी था तो इसको क्यू और आर मान लेते हैं। अब आप लोगों से बोल दिया गया है कि ये वाला एंगल तो 70 डिग्री है, सिर्फ यही एक एंगल दिया गया है। आप लोगों से पूछ लिया एंगल x की वैल्यू बताओ, और x है ये, बताओ आप कैसे करोगे। ठीक है, सोच के देखना कि अभी तक मतलब जो भी किया, मतलब इतना बड़ा उलझा हुआ क्वेश्चन है और उसके अंदर आप लोगों से सिर्फ मतलब एक ही एंगल दिया गया है और बाकी सारी चीजें आप लोगों से पूछ ली गई हैं। तो किस तरीके से करेंगे हम लोग, अब देखिएगा एकदम से सिंपल सी चीज है। कैसे करेंगे, ये 90 डिग्री होगा या नहीं होगा, स्पर्श रेखा के ऊपर कौन बन रहा है सेंटर से, ये भी 90 डिग्री होगा। ये जो चतुर्भुज बन रहा है पी क्यू ओ आर, इसके अंदर सारे एंगल्स का योग कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए। 3 एंगल हैं, 90 90 70, और एक ही एंगल में मान लेता हूँ वाई। तो वाई एंगल की वैल्यू क्या होगी, 360 माइनस 90 प्लस 90 प्लस 70 होगी, क्योंकि इन तीनों का और इस वाई का 360 डिग्री होना चाहिए। जब आप माइनस करोगे ना 180 और 70 250, ठीक है, तो 110 डिग्री आ जाएगा। ये वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 110 डिग्री आ गई। ठीक है,
अगर y की वैल्यू 110 डिग्री आती है तो ये वाला एंगल इससे आधा होगा या नहीं होगा? हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी सेम टू सेम। पीछे वाला एंगल क्या होता है? आधा होता है। मैंने अभी पहले भी इक्वेशन के अंदर जिक्र किया था। अगर ये एंगल 55 डिग्री होता है तो ये चतुर्भुज, ठीक है, MQSR में देखो आप लोग, आमने सामने के एंगल्स का योग कितना होता है? 180 होता है। तो इस x और ये जो s वाला एंगल है ये कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो x प्लस 55 इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू आ जाती है यहाँ पे 125 डिग्री। एकदम सिंपली हो गया आपका, ठीक है। तो जो रूल्स लगाए हैं उनको फॉलो करते हुए चलोगे तो इजीली क्वेश्चन हो जाते हैं। कैसा भी क्वेश्चन दिया गया हो टाइम लिमिट के अंदर हो जाते हैं। इन्हीं क्वेश्चंस के जब आप आंसर देखने जाओगे बुक्स के अंदर तो आपको बड़े बड़े फर्रे मिल जाएंगे इसके, इन्हीं क्वेश्चंस के, कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल दिस एंगल प्लस दिस एंगल दिस। लेकिन आप वही अपने दिमाग के अंदर, मेंटल एबिलिटी के अंदर जितना ज़्यादा सोच के आगे बढ़ोगे ऐसे क्वेश्चंस में उतना ही ईजी होगा आप लोगों के लिए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन, उसके बाद में इस चैप्टर को अपन खत्म करेंगे। यहाँ पे भी एक ये सर्कल दिया गया है, ठीक है। ये आपका एक सेंटर दे दिया गया है और यहाँ से एक ऐसे जीवा की तरह लाइन निकल रही है और ये लाइन कहीं आके दोनों की साइड से किसी नीचे बिंदु के ऊपर मिल रहे हैं, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया इस ट्राइंगल को A, B और C, ठीक है। अब यहां से मैंने दो ट्राइंगल और बना दिए अंदर की साइड, ठीक है। इसी तरीके से यहां से निकला ये और यहाँ पे मिल गया। ये एक डायग्राम दिया गया है। इन डायग्राम्स का, ये जो दोनों ट्राइंगल बने इनका नाम देता हूँ। ये जो बीच में जो पॉइंट है इसको मैं R मान लेता हूँ, ये P हो जाएगा यहाँ पे आपका, ये D मान लेता हूँ, ठीक है। और ये वाला पॉइंट E मान लेता हूँ, PR हो गया, इसको Q मान लेते हैं चलो फिर, ठीक है। ये सारे एंगल्स हो गए। अब यहाँ पे आप लोगों को दिया क्या क्या गया है? ये वाला एंगल आप लोगों को दिया गया है 100 डिग्री, ये वाला एंगल भी आपको 100 डिग्री दिया गया है, ये क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को दिया गया है। ये वाला एंगल आप लोगों से क्या गया? पूछा गया, ठीक है। ये दो एंगल आपको 100 100 दिए गए हैं। इसके अलावा ये तीसरा एंगल आप लोगों से पूछा गया है। इस तरीके का ये डायग्राम दिया गया है। अब आप लोग क्वेश्चन को आंसर निकालिए, ठीक है। अब वही चीजें जो हमें दिया गया है उसका यूज करना है हमें, बस एक बात ध्यान में रख लीजिएगा, जो हमें दिया गया है उसका यूज करना है। अब देखना ये वाला एंगल 80 होगा या नहीं होगा, क्योंकि बचा हुआ 100 है तो पूरा तो 180 है। तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? 80 डिग्री होगा। अब देखना ये वाला एंगल जो है, कौन सा वाला? ये वाला, क्या 90 होगा या नहीं होगा? अरे भाई व्यास के ऊपर एंगल बन रहा है, 90 डिग्री होगा या नहीं होगा? ये भी 90 होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। अब मैं एक बार फिर से कलर चेंज कर रहा हूं। देखने में थोड़ा सा अजीब लगेगा क्योंकि डायग्राम वैसा ही कुछ बना है, लेकिन एक्चुअल में सिचुएशन कुछ और ही होगी। ट्राइएंगल PDE में देखो, एंगल D और एंगल P 90 और 80 है, तो बचा कितना? 180 में से 170 तो चला गया, कितना बचा? ये वाला एंगल सिर्फ 10 डिग्री ही है। देखने में लग रहा होगा ज्यादा, एग्जाम में क्वेश्चन में भी देखने में लगेगा ज्यादा, लेकिन ये 10। इसी तरीके से ट्राइंगल DQE में देखो, एक एंगल 80 डिग्री आ गया, एक एंगल 90 डिग्री आ गया, तो ये छोटा वाला जो एंगल है ना, ये कितना आएगा? 10 डिग्री आएगा। अब ट्राइंगल DRE में देखो, दो एंगल 10-10 डिग्री आ गया यानी 20 डिग्री, तो ये वाला कितना होगा? 160 डिग्री। अब ये पूरी लाइन देखना, ये पूरा 180 है, इधर 160 बच गया, तो ये वाला कितना बचेगा? 20 डिग्री बचेगा, जो ही आपका आंसर है। इसी की वैल्यू निकालनी थी, 20 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ, मतलब ये क्वेश्चन अगर आप पेपर पे लिखना चाहो ना तो कितना भी बड़ा लिख सकते हो, कितना भी बड़ा लिख सकते हो,
ठीक है, ये ऐसे हो गया, मतलब इसका एक पेज के पूरा सॉल्यूशन बन सकता है, लेकिन आपको डायरेक्ट अपने मेंटल एबिलिटी से सोच के जाना होगा, तभी आप लोग 10-20 सेकंड के अंदर क्वेश्चन निकाल पाएंगे, नहीं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बहुत बड़ा सा 2-3 पेज का मिल जाएगा आपको कहीं पे, क्योंकि वो एंगल को लिखते हैं बड़ा बड़ा बार बार के अंदर, दिस इस ट्राइंगल में ये प्लस ये दिस इतना, ये प्लस ये इतना, उनको समझते रहो, लिखते रहो एग्जाम के अंदर, उससे टाइम वेस्ट होता है। बस अपना मेंटल ही आप लोगों को सारी चीज़ें करनी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अपना सर्कल खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।